एंड सर्विसेज हैं वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी पॉपुलेशन है, जो भी कंज्यूमर्स है, वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। हर कंज्यूमर सेम गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, हर कंज्यूमर सेम क्वांटिटी में कंजम्पशन करता है, हर कंज्यूमर किसी भी जगह रहता हो सेम प्राइस पे करता है। ये सारी अजम्पशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद वेटेड इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के और भी कई सारे मेथड्स हमने पढ़े, अलग अलग स्टैटिस्टिशियन के, जिसमें लास्पेरी मेथड है, पाशे मेथड है, फिशर्स मेथड है, मार्शल का मेथड है, ठीक है ना, बाउले और एंडोरबिश का मेथड है, इसमें वॉल्स का मेथड है, ठीक है ना। बाउले डॉर्बिश तो भाई लास्पेरी और पाशे का अर्थमेटिक मीन है, फिशर जो है लास्पेरी और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। हालांकि आपको पूरा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। लास्पेरी मेथड में वही सेम है, वेटेड इंडेक्स नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है, P1W अपॉन P0W इंटू 100। बस लास्पेरी जो है वो Q0 को वेट मानता है, ये Q1 को वेट मानता है, ये Q0 प्लस Q1 को वेट मानता है, और ये दोनों के Q0 और Q1 के ज्योमेट्रिक मीन को वेट मानता है। बस इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी, और जब इन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के, थ्योरी वाले सवाल या फॉर्मूले वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो सेम पैटर्न पर सारे फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक सवाल, इस सवाल में हमको, ये हमारा बास्केट है और हमको इस बास्केट में बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी दी है। बस इतना ही काफी है कोई सा भी मेथड अप्लाई करने के लिए। आप चाहे लास्पेरी मेथड लगाओ, पाशे मेथड लगाओ, फिशर्स मेथड लगाओ, ठीक है, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करो, आपको बस ये 4 कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। जैसे P1 Q0, P1 Q0, 6 into 3 18, 5 into 8 40, 80, टोटल कितना हो गया 120, 138। P0 Q0 यानी 6, 15, 32, कितना हो जाएगा 47 और 53। P1 Q1 15, 40, 60, 115। P0 Q1, P0 Q1 1 into 5 5, 15 और 24, कितना हो जाएगा ये 44। बस अगर आप इतनी चीजें कैलकुलेट कर लो तो कोई भी मेथड से वो आपसे इंडेक्स नंबर पूछे, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। भाई लास्पेरी मेथड का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1W, किसे मानता है ये W, Q0 को, डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो हमारे पास P1 Q0 है, हमारे पास P0 Q0 भी है, यानी 138 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 100, और जो भी आ जाए 138 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 100, ये आ जाएगा 260.4 अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से आप पाशे मेथड लगाओ, फिशर्स मेथड लगाओ, आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सब आप खुद करो। भाई फॉर्मूला लगा के केवल वैल्यू तो पुट करनी है, जिसको फॉर्मूला याद होगा वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकता है। अगर एग्जाम में वो फिशर मेथड से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है या पाशे मेथड से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। वहां थोड़ी इतना टाइम होता है कि मैं फॉर्मूले को रिकवर करूं, सोचूं आराम से बैठकर कि क्या होता था पाशे मेथड, उसमें वो वेट किसे कंसीडर करता था।
तो ये सब चीजें एकदम टिप्स पर होनी चाहिए कि भाई मेरे को सारे फॉर्मूले याद हैं, मुझे हर व्यक्ति का अजम्पशन याद है कि कौन किसको वेट कंसीडर करता है, और ज्यादातर उसी से रिलेटेड सवाल भी आते हैं। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, पर अगर आए भी तो उनकी कैलकुलेशन कोई महाभारत नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन होती है। इसी तरह से आप ये वाला सवाल देखो, इस वाले सवाल में उसने आपको बेस ईयर का प्राइस दिया है। बेस ईयर का प्राइस होता है P0। फिर उसने बेस ईयर का एक्सपेंडिचर दिया है। बेस ईयर का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलो या वैल्यू बोलो। भाई अगर मैं एक पेन खरीद रहा हूं जिसका प्राइस है 10 रुपया, और मैं 10 रुपए वाले 5 पेन खरीद रहा हूं, यानी प्राइस 10 रुपया है और क्वांटिटी जो मैं बाय कर रहा हूं वो 5 है, तो मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 50 रुपया हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि खर्चा होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर ये बेस ईयर का खर्चा है तो यानी ये P0 Q0 होगा। इसी तरह से आपको करंट ईयर की क्वांटिटी दे रखी है यानी कि Q0 दे रखा है, और ये करंट ईयर का खर्चा दे रखा है, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1, और करंट ईयर का खर्चा यानी कि P1Q। खर्चा कैसे निकलता है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। तो हमें सवाल में देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, P0, P0 Q0, Q1 और P1 Q1। हमको 4 कॉम्बिनेशन चाहिए रहते हैं, 10, 11, 00, 01, यानी P1 Q0 हमें एक चाहिए, और हमें एक चाहिए P0 Q1। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमको बेस ईयर का क्वांटिटी मिसिंग है, यहाँ पर करंट ईयर का प्राइस मिसिंग है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप टेबल बना लीजिए जैसी रिक्वायरमेंट है। एक्सपेंडिचर याद रखना, एक्सपेंडिचर को टोटल वैल्यू भी बोलते हैं, और ये टोटल वैल्यू कैसे निकलती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। इस हिसाब से जो एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर है वो होगा P0 इंटू Q0, बेस ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी। अगर मुझे बेस ईयर का खर्चा पता है और बेस ईयर का प्राइस पता है, तो मैं बेस ईयर की क्वांटिटी कैसे निकालूंगा? अगर मुझे बेस ईयर की क्वांटिटी चाहिए तो मैं P0 Q0 यानी कि बेस ईयर का खर्चा डिवाइडेड बाय P0 कर दूंगा, है ना? भाई ये खर्चा, ये क्या है? इसे लिखते हैं, ठीक है ना? भाई खर्चा क्या होता है? खर्चा होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर मुझे खर्चा गिवन है, प्राइस गिवन है, क्वांटिटी नहीं पता, तो क्वांटिटी में कैसे निकालूंगा? खर्चे को प्राइस से डिवाइड कर दो, क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक इसी तरह से एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर क्या होगा? P1 Q1। अब आपको सवाल में Q1 गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, P1 गिवन नहीं है, तो P1 निकालने के लिए क्या करूंगा? P1 बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर यानी कि P1 Q1 डिवाइडेड बाय Q1। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो चीजें मिसिंग है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कुल मिलाकर भाई आपको कोई सा भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना हो, लास्पेरी पाशे वगैरह कुछ भी, आपको 4 चीजें तो चाहिए रहेंगी ना, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी। ये 4 चीजें मिल जाए तो हर चीज निकल जाएगी। अब ये 4 चीजें हमें आसानी से मिल जाएंगी। हमारे आइटम्स क्या क्या हैं? हमारे बास्केट में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं? A, B, C, D।
हमें बेस ईयर का प्राइस कितना गिवन है? 4, 5, 6 और 7। अब हमें बेस ईयर की क्वांटिटी चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? बेस ईयर के खर्चों को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। ये वाला लॉजिक। तो मैं खर्चों को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? क्वांटिटी बचेगी। जैसे 8 को 4 से डिवाइड कर दो, 20 को 5 से डिवाइड कर दो। इस तरह से आपके पास, जैसे आपको P0 Q0 गिवन है ना, P0 Q0 कितना गिवन है? 8, 20, 30 और 31। अगर अब मुझे Q0 चाहिए तो मैं ये कैसे निकालूंगा? आप देख लो Q0 कैसे निकालना है। डिवाइड कर दो इसको, ये आ जाएगा 2, 4, 5, 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.43। इसी तरह से आपको करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन थी सवाल में 3615 और करंट ईयर के खर्चे भी गिवन थे सवाल में 30, 36, 10 और 25। तो करंट ईयर का प्राइस मैं कैसे निकालूंगा? दोनों को डिवाइड कर दो। 30/3 यानी कि 10, 6, 10, 5। ठीक है। तो इस तरह से जो चीज मिसिंग थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। हमारे पास बेस ईयर का क्वांटिटी नहीं था, वो अब है। करंट ईयर का प्राइस नहीं था, वो अब है। हमारे पास हर चीज उपलब्ध है। दो कॉम्बिनेशन तो आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, P0 Q0, P1 Q1। दो कॉम्बिनेशन आप और बना लो, एक P1 Q0 का और एक P0 Q1 का। फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा जो आपको याद हो और आप उसका इंडेक्स नंबर ना निकाल पाए, उसकी वैल्यू ना डिटरमिन कर पाए। आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको हर एक वैल्यू वहां पर पुट करनी है, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो। आप हर मेथड का आंसर निकाल सकते हो, हर मेथड से इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। तो आप इस पूरे प्रोसेस को घर में कंप्लीट करो। आप P0 Q0, P1 Q0 और P0 Q1 कैलकुलेट करो और उसके बाद जब आपके पास हर कॉम्बिनेशन होगा तो फिर एक एक करके ये सारे मेथड अप्लाई करना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि हाँ भाई, जब मैं ये सारे मेथड घर में करूंगा ना तो इससे क्या होगा, वो फॉर्मूला मेरे को रिवाइज होगा। उस फॉर्मूले को मैं अपने हाथ से लिखूंगा, देखूंगा, तो ये मैं इस तरह से चीजें याद होती हैं और कुछ नहीं। इससे ज्यादा भारी भरकम सवाल यहाँ से आता नहीं है। भारी भरकम ये कॉन्सेप्ट है भी नहीं। कॉन्सेप्ट में बस क्या चीज ध्यान रखने वाली है कि भाई किस व्यक्ति ने किस चीज को वेट कंसीडर किया, है ना। तो जो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको कल बता रहा था ना, वो चीज याद रखने वाली है। इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, या हम इसको रिवर्सिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं? सबसे पहले तो ये सवाल आता है, ये टेस्ट हमें करने क्यों है? यहां लिख देते हैं, टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कितना रिलायबल है, ये चेक करने के लिए आपको ये रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करने होते हैं, या टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी परफॉर्म करना होता है कि जो इंडेक्स नंबर आपने निकाला क्या वो पर्याप्त है, क्या वो रिलायबल है। दूसरा, टू इंश्योर दैट द इंडेक्स numbers to ensure that the index
is logical and unbiased. ठीक है. To judge that which index is ideal for practical use. तो हम इंडेक्स नंबर की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो कितना रिलायबल है, क्या हम उस इंडेक्स नंबर पे भरोसा कर सकते हैं, क्या वो सही रिजल्ट्स दिखा रहा है, क्या वो इंडेक्स लॉजिकल है, क्या वो कि मतलब जैसे आप कहोगे ना कि मान लो कि मैंने अज्यूम किया है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे बास्केट में मैंने अज्यूम किया गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और रेंट और क्लॉथ, और मैं एज्यूम करता हूं कि भाई हर कंज्यूमर इनका कंजम्पशन करता होगा, तो मेरा बास्केट थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंटेटिव नहीं लग रहा है, हर कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करने वाला ये बास्केट नजर नहीं आ रहा. चलो रेंट ऑन एन एवरेज हर कोई भरता है, ठीक है, क्लॉथ की जरूरत हर किसी को पड़ती है, पर सिल्वर और गोल्ड तो लग्जरी हो गया, ये हर कोई यूज नहीं करता, ये आम कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करने वाले आइटम्स नहीं है. तो आपने इस बास्केट के आधार पर अगर इंडेक्स नंबर निकाला है तो वो इंडेक्स नंबर तो लॉजिकली नहीं है, वो इंडेक्स नंबर आपके कंज्यूमर का, पॉपुलेशन का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है. तो ऐसे केस में क्या उस इंडेक्स नंबर के रिजल्ट्स पे भरोसा करना चाहिए, क्या वो मेरे को सही रिजल्ट्स दे रहा है? तो बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं कि भाई क्या इंडेक्स नंबर रिलायबल है, रीजनेबल है, लॉजिकल है, क्या वो इंडेक्स नंबर आइडियल है हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में. इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी परफॉर्म किया जाता है, जिसको रिवर्सिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं. मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं. एक यूनिट टेस्ट हो गया, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया, एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हो गया और एक सर्कुलर टेस्ट हो गया. तो मेनली 4 प्रकार के ये टेस्ट होते हैं, जिसमें से ये शुरुआत के 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सर्कुलर टेस्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम पढ़ेंगे भी, पर सर्कुलर टेस्ट को कोई भी इंडेक्स कोई भी मतलब मेथड सेटिस्फाई नहीं कर पाता. मतलब जितने भी आपने मेथड पढ़े वेटेड इंडेक्स नंबर वाले, चाहे वो लास्पेरी हो, पाशे हो, डॉर्बिश हो, मार्शल हो, सारे वेटेड इंडेक्स नंबर वाले ही तो फॉर्मूले हैं. ये सब लोग वेटेड इंडेक्स नंबर को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है यही तो बता रहे हैं. इनमें से कोई भी फॉर्मूला, चाहे वो फिशर का हो, पाशे का हो, लास्पेरी का हो, कोई सा भी हो, वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता. इवन कोई भी वेटेड इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता. केवल अनवेटेड इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर ही सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं. इसीलिए सर्कुलर टेस्ट को उतना रेलेवेंट नहीं माना जाता है. ठीक है ना. किसी भी इंडेक्स नंबर को आइडियल डिक्लेयर करने के लिए, यार ये तो आइडियल इंडेक्स नंबर है, उसके लिए सर्कुलर टेस्ट को क्राइटेरिया में नहीं रखा जाता. ठीक है. तो यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जनरली ये टेस्ट जो सेटिस्फाई कर देते हैं वो आइडियल इंडेक्स नंबर हो जाते हैं. ठीक है ना. तो हम पढ़ेंगे तो चारों, पर इंपॉर्टेंट है इसमें यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि कोई इंडेक्स नंबर आइडियल है या नहीं है. अब यूनिट टेस्ट क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में यहाँ से थ्योरी वाले सवाल, बहुत न्यूमेरिकल तो यहाँ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही है पूरा. तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ताकि जब भी इनसे रिलेटेड कोई सवाल आए तो आपका दिमाग चले कि ये क्या पूछ रहा है. अब यूनिट टेस्ट क्या होता है, साधारण भाषा में अगर आपको समझाऊं तो यूनिट टेस्ट कहता है
कि अगर आप किसी कमोडिटी की यूनिट को बदल दो तो उससे इंडेक्स नंबर प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी कमोडिटी के यूनिट को चेंज कर दूं और इंडेक्स नंबर उससे प्रभावित नहीं हो रहा है तो वो इंडेक्स नंबर ने यूनिट टेस्ट पास कर लिया, यूनिट टेस्ट सेटिस्फाइड माना जाएगा। क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो कि एक आइटम है ए, एक आइटम है ए, ठीक है। एक आइटम है ए, इसका जो प्राइस है वो 100 रुपए पर केजी है और इसकी जो क्वांटिटी आप कंज्यूम करते हो वो 50 केजी है। प्राइस कितना है, 100 रुपए पर केजी, और क्वांटिटी कितनी है, 50 केजी, ठीक है ना। या फिर आप इसको कंजम्पशन बोल दीजिए या इसको इसकी वेटेज बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस मतलब कि ये 100 केजी की रेट है इसकी और हम इसका कंजम्पशन 50 केजी करते हैं। अगर मैं यूनिट चेंज कर दूं, जैसे यूनिट क्या है कि आपने ये जो प्राइस है उसको केजी में दर्शाया है, उसको केजी में दर्शाया है, क्वांटिटी को भी किसमें एक्सप्रेस किया है, केजी में। तो यूनिट क्या है यहाँ पर, यूनिट का मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपने प्राइस को किस यूनिट में मेजर किया है, क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर किया है, तो मैंने केजी में मेजर किया है, ठीक है। अगर मैं इस केजी को क्या बोलते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो इससे मेरे इंडेक्स नंबर पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। और मैं आपको बताता हूं कि हर इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, सारे के सारे इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं जो वेटेड इंडेक्स नंबर पर, वेटेड इंडेक्स नंबर वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका प्राइस 100 रुपए पर केजी है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर मैं 100 को 1000 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा प्राइस है 10 पैसा पर ग्राम, 10 पैसा पर ग्राम, यानी कि मेरा जो प्राइस है कमोडिटी ए का वो 10 पैसे पर ग्राम है और आपका कंजम्पशन कितना होता है, 50 केजी का। 50 केजी का कंजम्पशन होता है तो 50 इंटू 1000 कर दो, 50 इंटू 1000 यानी कि कुछ नहीं किया मैंने, ये अटक गया क्या, आवाज आ रही है, अब चल गया है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर केजी को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैंने यहाँ पर कमोडिटी के यूनिट को चेंज कर दिया। कमोडिटी ए के यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, यूनिट को केजी से ग्राम में चेंज कर दिया। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्राइस को डब्ल्यू से या प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप पी डब्ल्यू कैलकुलेट करोगे या पी क्यू कैलकुलेट करोगे, कुछ भी आप इसको कह सकते हो भाई, ठीक है ना। अगर मैं पी क्यू कैलकुलेट करूं तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 100 इंटू 50, यानी कि मेरा खर्चा हुआ है 5000। और अगर मैं 50,000 ग्राम इंटू 10 पैसा पर ग्राम करूंगा तो भी मेरा खर्चा 50,000 ही आएगा। यानी कि इस यूनिट को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेटेड इंडेक्स नंबर पर। यानी कमोडिटी ए के यूनिट को केजी से ग्राम में चेंज करने पर करने पर भी इंडेक्स नंबर सेम ही आएगा।
ठीक है ना, क्योंकि आप ये प्राइस में भी चेंज कर रहे हो और क्वांटिटी में भी चेंज कर रहे हो, दोनों यूनिट को चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। अगर वो इंडेक्स नंबर, अगर वो वेटेड इंडेक्स नंबर होगा, अगर वो वेटेड इंडेक्स नंबर होगा, क्योंकि वेटेड इंडेक्स नंबर में ही क्वांटिटी को कंसीडर किया जाता है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी को कंसीडर नहीं किया जाता, केवल प्राइस को कंसीडर किया जाता है। तो कमोडिटी ए के यूनिट को केजी से ग्राम में चेंज करने पर भी इंडेक्स नंबर सेम ही आएगा, अगर वो वेटेड इंडेक्स नंबर होगा, दैट इज इंडेक्स वेटेड इंडेक्स, या मुझे लिखना चाहिए all weighted index numbers satisfies this test। इस टेस्ट को जितने भी वेटेड इंडेक्स नंबर हैं वो सब सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि यूनिट चेंज करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। यूनिट चेंज करने, केजी को ग्राम में चेंज करने से भी मेरा खर्चा 5 का 5 ही तो रहेगा, जो मेरी जो वेटेड वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यानी कि यूनिट को चेंज करने से मेरे इंडेक्स नंबर पे यदि प्रभाव ना पड़े, यूनिट को चेंज करने से अगर मेरे इंडेक्स नंबर पे प्रभाव ना पड़े, तो वो इंडेक्स नंबर इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सिंपल इंडेक्स नंबर ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकता। रीजन देखो, सिंपल इंडेक्स नंबर में अगर आप यूनिट को चेंज करो, जैसे 100 पर केजी को 10 पैसा पर ग्राम कर दो, तो वहां तो क्वांटिटी कंसीडर ही नहीं की जाती है, वहां तो खाली वैल्यू कंसीडर की जाती है। अगर आप 100 को 10 पैसा कर दोगे तो वहां पर ग्राम और पर केजी थोड़ी देखा जाता है, वहां तो खाली वैल्यू देखी जाती है। तो आपने 100 को लिटरली 0.10 कर दिया, तो वहां पे इंडेक्स नंबर पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये समझाता हूं, एक काम करता हूं, सिर्फ एक चीज को चेंज करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूं यहां से। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको समझ में आ जाए ना, तो फिर इससे जुड़े हुए सवाल आपको परेशान नहीं करते। जैसे ना, मैं इस सवाल में ना सिर्फ एक चेंज करूंगा, मैं ना एक कमोडिटी के यूनिट को चेंज कर देता हूं। जैसे 2 रुपया पर केजी है ना, तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं, तो 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2/1000, यानी कि 0.002 पर ग्राम, ठीक है। और 20 इंटू 1000 यानी कि 20,000 ग्राम। अगर मैं सिर्फ इतना कर दूं चेंज, तो क्या इससे मेरे इंडेक्स नंबर पे फर्क पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब कि वो इंडेक्स नंबर जो है वो यूनिट टेस्ट को पास कर रहा है, क्योंकि वो है independent of the unit in which price and quantity of various commodities are quoted। क्योंकि जिन वेरियस कमोडिटीज को आपने जिस यूनिट में मेजर किया है, वो उस यूनिट को चेंज करने से इंडेक्स नंबर अगर प्रभावित नहीं हो रहा है, तो यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट इंडेक्स नंबर है, वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, जैसे ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है, और एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये बेस ईयर का प्राइस, और ये बेस ईयर की क्वांटिटी, और एक करंट ईयर का प्राइस, ठीक है। करंट ईयर का प्राइस मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 6, कुछ भी ले लो, 6 पर लीटर,
ठीक है, और 4 पर लीटर, 4 पर केजी, 25 रुपया पर मीटर और 150 रुपए पर यूनिट। ठीक है, इस 4 को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूं 0.004 पर ग्राम में। ठीक है, अब अगर आप यहां पर क्या कैलकुलेट करोगे, प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आप इसको इसे मानकर चलते हैं कि माना ये W है या फिर Q0 ही मान लो। आप यहां पर कैलकुलेट करो P1 Q0 और P0 Q0। फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपल एग्रीगेटिव वाला, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड वाला, यानी कि सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अब P1 Q0 करो, 6 इंटू 10 60, 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4 करो, ये कितने पैसा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 0.004, ये आ जाएगा 80। ठीक है, इसके बाद P1 Q0 6 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। 150 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 300। P0 Q0, P0 Q0 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50। 20,000 इंटू 0.002 कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 0.002, ये आ जाएगा आपका 40। और 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 500। और 150 इंटू, नहीं मैंने क्या किया, गलत किया ना मैंने, 6 इंटू 20 120 हो जाएगा। और 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका टोटल आ रहा है 60 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 300, 590। इसका टोटल आ जाएगा 50 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 200, 410। P1 Q0 यानी 590 अपॉन 410 इंटू 100। इंडेक्स नंबर आ जाएगा 590 डिवाइडेड बाय 410 इंटू 100, 143.9 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स नंबर आ रहा है जब हमने यूनिट को चेंज किया। अगर हम यूनिट को चेंज करें तो हमारा इंडेक्स नंबर 143.9 आ रहा है। अगर हम यूनिट को चेंज ना करते तो, अगर मैं यूनिट को चेंज ना करता तो जैसा है वैसे ही रहने देता। अगर यूनिट को चेंज ना करता तो मेरा P0 Q0 कितना आता, तो भी मेरा P0 Q0 40 ही आता, टोटल 590 ही होता मेरा। सॉरी P1 Q0, और P0 Q0 कितना आता, नहीं मैंने गलत लिखा ना, P1 Q0 80, P1 Q0 और P0 Q0 40। यानी कि ये तब भी 80 आता, ये तब भी 40 आता, टोटल सेम होता, आंसर सेम होता। यानी आप देख लो, ये पहले मैंने किया और इसी को मैंने बाद में किया। मैंने इन दोनों एग्जांपल्स में क्या करके देखा, चेंज इन यूनिट्स, है ना, या चेंज्ड द यूनिट ऑफ कमोडिटी B
मैंने कमोडिटी बी के यूनिट को चेंज कर दिया, उसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आप अगर यूनिट को चेंज कर दोगे और आपका रिजल्ट सेम रहेगा, इंडेक्स नंबर सेम रहेगा, क्योंकि जब ये पहले केजी में था, तब भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो भी आपका आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेटेड इंडेक्स नंबर होता है वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वेटेड इंडेक्स नंबर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑफ वेरियस कमोडिटीज आर कोटेड। आपने प्राइस और क्वांटिटी को जिस यूनिट में कोट किया है, मेजर किया है, अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होगा, इंडेक्स नंबर उस चेंज से इंडिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब कि वेटेड इंडेक्स नंबर ने यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई किया। क्या ये यूनिट टेस्ट सिंपल इंडेक्स नंबर भी सेटिस्फाई कर सकता है? एक काम करते हैं, ये सवाल है, अगर सिंपल इंडेक्स नंबर की हम बात करें तो सिंपल इंडेक्स नंबर में तो फॉर्मूला ही अलग होता है। सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या होता है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अप्लाई होता है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या है? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। वहां पर क्वांटिटी को या वेट को कंसीडर नहीं किया जाता, वहां पर वेट कंसीडर नहीं किया जाता, यानी इसको मैं काट देता हूं, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते। जब वेट कंसीडर ही नहीं करते तो हमें P1 Q0 P0 Q0 निकालने की जरूरत ही नहीं है, प्राइस को उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सीधे सीधे प्राइस का टोटल ले लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट इन विच द कमोडिटीज आर मेजर्ड। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन सा लीटर में है, कौन सा केजी में है, कौन सा मीटर में है, ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट है केवल ये फिगर्स, ये वैल्यूज। तो मैं देखूंगा मेरा सिग्मा P0 कितना आ रहा है, 5 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 100, 5 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 100 कितना, 127। यहां पर मेरा P1 का टोटल कितना आ रहा है, 6 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 150, यानी कि 185 दुकान खोली हो जाएगा। 185 P1 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 100, तो 185 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 100, मेरा इंडेक्स नंबर 145.67 आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसी सवाल में मैं यूनिट को चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बी कमोडिटी के यूनिट को चेंज कर दिया था, यहां पर भी मैं बी कमोडिटी के यूनिट को चेंज कर देता हूं। मैं इसे काट देता हूं, 2 रुपए पर केजी को क्या मैं लिख सकता हूं, 0.002 पर ग्राम लिख सकता हूं, बिल्कुल। ठीक है, क्वांटिटी से तो मतलब ही नहीं है भाई, ये तो सिंपल इंडेक्स नंबर है, सिंपल इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी या वेट को कंसीडर ही नहीं करते। तो अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो सिर्फ प्राइस का चेंज करोगे, और जब आप सिर्फ प्राइस का यूनिट चेंज करोगे तो भाई यूनिट तो मैटर ही नहीं करता। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपको तो वैल्यू का टोटल करना होता है, तो वैल्यू का जब टोटल करोगे तो 5 प्लस 0.002, वो तो जब आप प्राइस के यूनिट को चेंज कर रहे थे और क्वांटिटी के यूनिट को चेंज कर रहे थे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से सेम ही रिजल्ट मिल रहा था। पर यहाँ तो क्वांटिटी कंसीडर ही नहीं करते हैं, आप केवल प्राइस के यूनिट को चेंज करोगे। तो अब आपका P0 का टोटल आ जाएगा 5 प्लस 002 प्लस 20 प्लस 100, 125.002। यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है कि ये चेंज होगा, 0.004
पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 0.004 प्लस 25 प्लस 150, ये आ जाएगा 181। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 181 टोटल, 181.004 आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, इस केस में अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक आ रहा है आपका वैल्यू 181.004, एक आ रहा है 125.002। 181.004 डिवाइडेड बाय 125.002, तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 144.8। क्या मेरा पहले भी यही रिजल्ट आ रहा था? नहीं, पहले तो इंडेक्स नंबर कुछ और था, अब इंडेक्स नंबर कुछ और है। इसका मतलब कि दैट इज सिंपल इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यूनिट चेंज करने से इंडेक्स नंबर भी चेंज हो रहा है। यूनिट टेस्ट वही इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करेगा जो कमोडिटी के यूनिट्स को चेंज करने से इंडेक्स नंबर पर उसका प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेटेड इंडेक्स नंबर जो है वो यूनिट टेस्ट को केवल सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट इज क्योंकि यूनिट चेंज करने से वेटेड इंडेक्स नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए वेटेड इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। मैं आपको सिर्फ ये लॉजिक समझा रहा था कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ ये पढ़ लेने से आप इसे सिर्फ रट पाओगे, है ना। तो ये वाला अब लाइन ना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है ये इस लाइन में? दिस टेस्ट यानी यूनिट टेस्ट इज satisfied by all index number formula except the simple aggregative method। और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को छोड़ दोगे तो फिर बचेगा क्या? यानी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। यानी इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि यूनिट टेस्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को छोड़कर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी वेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि यूनिट को चेंज करने से वेटेड इंडेक्स नंबर अनअफेक्टेड रहता है। वो जितना था पहले यूनिट चेंज करने के बाद भी उतना ही रहता है। जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि मैंने एक कमोडिटी के यूनिट को केजी से ग्राम में किया तो इंडेक्स नंबर जितना पहले था उतना ही रहा। मगर सिंपल इंडेक्स नंबर में जब आप यूनिट को चेंज करते हो तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। इसका मतलब कि सिंपल इंडेक्स नंबर जो होता है वो यूनिट चेंज से रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब यूनिट में चेंज होगा तो उसके रिजल्ट्स में भी चेंज आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जितने भी वेटेड इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या लास्पेरी मेथड वेटेड इंडेक्स नंबर है? बिल्कुल, वो वेटेड इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। पाशे भी वेटेड, मार्शल भी वेटेड, फिशर भी वेटेड, जितने भी मेथड आपने कल पढ़े थे ना, सब वेटेड इंडेक्स नंबर का ही तो रूप है। वो सब यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। जितने भी मेथड हैं सब इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं।
क्या आप यूनिट टेस्ट क्या होता है समझे? क्या यूनिट टेस्ट समझ में आया क्या होता है? बोलो। इसके बाद आते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट पर। यूनिट टेस्ट थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने इतना एग्जाम्पल दिया। आप जब भविष्य में इसको रिवाइज करेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि यूनिट टेस्ट कब सेटिस्फाइड होता है, कब सेटिस्फाइड नहीं होता, वेटेड इंडेक्स नंबर ही क्यों सेटिस्फाई करता है, अनवेटेड क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पाता। क्योंकि वेटेड में जब आप यूनिट चेंज करोगे तो प्राइस का और क्वांटिटी का भी करोगे, क्योंकि वेटेड इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी भी कंसीडर होती है। लेकिन अनवेटेड इंडेक्स नंबर में जब आप यूनिट चेंज करोगे तो सिर्फ प्राइस का यूनिट चेंज करोगे, जाहिर सी बात है उससे रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। अच्छा, पहला वाला टेस्ट यानी जितने भी वेटेड इंडेक्स नंबर्स थे सब सेटिस्फाई करते हैं, याद रखना। यानी फिशर मेथड भी इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, और उसके अलावा जितने भी मेथड आपने कल पढ़े थे सब यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि वो सब वेटेड इंडेक्स नंबर्स थे जो हमने कल पढ़े थे। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? नाम से ही पता चलता है, समय को अलट पलट दो। तो जो रिजल्ट ये लोग बोल रहे हैं वो आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे पहले तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सजेस्ट किया है, सजेस्टेड बाय फिशर। तो ये फिशर ने इस टेस्ट को सजेस्ट किया है। क्या कह रहा है ये टेस्ट? इफ द टू पीरियड, द बेस एंड करंट पीरियड, बेस को हमेशा 0 से और करंट पीरियड को 1 से डिनोट करते हैं। तो जो दो पीरियड होता है, बेस पीरियड और करंट पीरियड, अगर हम उसको इंटरचेंज कर दें, अलट पलट दें, जैसे हम लोग हमेशा बेस ईयर के आधार पे करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो अगर आप करंट ईयर के आधार पे बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालो तो कर दिया ना आपने इंडेक्स नंबर को इंटरचेंज। इंडेक्स नंबर हम करंट ईयर का कैसे निकालते हैं? करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर को ऐसे ही तो डिनोट करते हैं ना, P01 से। तो ये मैंने बेस ईयर के आधार पे करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकाला। तो अब मैं जरा इंटरचेंज कर देता हूं, समय को बदल देता हूं। अब मैं करंट ईयर के आधार पर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालता हूं। तो जब आप समय की अदला बदली कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे बेस पीरियड और करंट पीरियड को, तो बेस ईयर के आधार पे करंट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है और करंट ईयर के आधार पर जो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये टेस्ट सेटिस्फाई हो गया। तो क्या जिसने भी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला दिया, जो भी स्टैटिस्टिशियन है, जैसे लास्पेरी है, पाशे है, मार्शल है, क्या आपका फॉर्मूला इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है? क्या आपके फॉर्मूले में जो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकाला गया है, अगर उसको इंटरचेंज करके बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकाला जाए करंट ईयर के आधार पर, तो क्या दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है? अगर आता है तो आपका इंडेक्स नंबर इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अगर ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपका इंडेक्स नंबर इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, अरे भाई P01 इंटू P10 बराबर 1, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता P01 बराबर 1 अपॉन P10, या P10 बराबर 1 अपॉन P01? यानी कि P01 जो होगा, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर जो होगा, वो बेस ईयर के इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होगा। भाई 1 अपॉन P0 क्या है? रेसिप्रोकल ही तो है, इसी को तो रेसिप्रोकल बोलते हैं। हार्मोनिक मीन पढ़ा है ना? किसी भी चीज का रेसिप्रोकल किसे बोलते हैं? जैसे A का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 अपॉन A, B का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 अपॉन B, बेस ईयर के इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 अपॉन बेस ईयर का इंडेक्स नंबर। तो जो बेस ईयर के इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होता है वही करंट ईयर का इंडेक्स नंबर होता है, या जो करंट ईयर के इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होता है वही बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है। यानी जब आप टाइम को इंटरचेंज करते हो तो हर इंडेक्स नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है।
अगर मैं बोलूं कि करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो वो बेस ईयर के इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होगा। अगर मैं बोलूं बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो वो करंट ईयर के इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होगा। या फिर मैं बोलूं दोनों इंडेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो 1 के बराबर होगा। एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। अगर ऐसा होता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है आपका फॉर्मूला। अगर ऐसा नहीं होता तो टाइम रिवर्सल टेस्ट आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है भाई, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ। तो जैसे ये है मेरा बेस ईयर, ये है मेरा करंट ईयर। बेस ईयर के आधार पे करंट ईयर का इंडेक्स नंबर P01, करंट ईयर के आधार पर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर P10। इंटरचेंज कर दिया ना, टाइम को अदल बदल कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए, जो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर होगा वो बेस ईयर के इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होगा। जो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होगा वो करंट ईयर के इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होगा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। यानी आप कह सकते हो कि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लो, आपको फिशर का फॉर्मूला याद है, मार्शल का याद है, बाउले का याद है, पाशे का याद है, लास्पेरी का याद है, कल ही तो पढ़ा था। आप उस फॉर्मूले में ये अप्लाई करके देख लो, आपको रिजल्ट्स अपने आप ही मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको ना ऐसी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं सर, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको अप्लाई करता हूं, अप्लाई दिस ऑन फिशर्स इंडेक्स नंबर। मैं इसको फिशर्स इंडेक्स नंबर पे अप्लाई करके देखता हूँ, एक टेस्ट करने के लिए कि क्या फिशर्स इंडेक्स नंबर इसे सेटिस्फाई कर रहा है। फिशर्स इंडेक्स नंबर से करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, वो थ्योरी है कि भाई लास्पेरी मेथड और पाशे मेथड का ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वही फिशर्स इंडेक्स नंबर होता है। अब हम ऐसे थोड़ी करेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अब बार बार आप इस लॉजिक से थोड़ी आप फॉर्मूला डिराइव करोगे, लॉजिक याद होना चाहिए थ्योरी वाले सवालों के लिए, और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इंस्टेंट अगर कोई फॉर्मूला मेरे से एग्जाम में पूछा जाए या फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाए, मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, वहां मैं डिराइव थोड़ी करता रहूंगा। 10-11-0001, 10-11-0001, तो P1Q0 सिग्मा, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0, ये था लास्पेरी मेथड, इनटू सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1, ये था पाशे मेथड। दोनों के ज्योमेट्रिक मीन को आप क्या बोलते हो, फिशर्स मेथड। इंटू 100 रूट से बाहर आ जाता है और ये रूट के बाहर 100, ये था आपका फिशर्स मेथड। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए ये टेस्ट अप्लाई करने के लिए इंटू 100 को इग्नोर कर रहे हैं, केवल मेन फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। इंटू 100 तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए है ना, क्योंकि इंडेक्स नंबर एक परसेंटेज है। अच्छा, तो ये P10 क्या होगा भाई, जब आप इंटरचेंज कर दोगे, समय की अदला बदली कर दोगे, तो कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, फॉर्मूले में समय की अदला बदली कर दोगे तो ये P0Q1 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, अदला बदली, ये P1Q0 को समय अदला बदली कर रहा हूं, P0Q1 कर दूंगा। अगर यहां पर आप इसको अदल बदल करोगे तो ये P0Q0 ही रहेगा, यहां पर अदल बदल करोगे तो P1Q1 ही रहेगा, यहां पर अदल बदल करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा P1Q0। अब एक काम करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूं, P0 करंट ईयर के इंडेक्स नंबर और बेस ईयर के इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है सिग्मा
करंट ईयर का इंडेक्स नंबर ये है और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ये है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 के बराबर आ रहा है तो टेस्ट सेटिस्फाई हो गया। तो ये चीज सॉरी P0Q1 कट गया, P1Q0 कट गया, बचा क्या P1Q1 तो P1Q1 को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सही कैसे समय की अदला बदली की, मैंने तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल दिया यार। ये इसको मैं प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं। समय की अदला बदली ऐसे नहीं होती। समय की अदला बदली करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब कि जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा P1Q0 और जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा P0Q0। जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा P1Q1, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा P0Q0। अदला बदली रेसिप्रोकल हो जाएगा। फॉर्मूला जब टाइम को इंटरचेंज करोगे तो ये वाला इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये वाला इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। भाई फॉर्मूले को 1/P01 करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला एकदम ऊपर नीचे हो जाएगा, उलट पलट हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और सब कट पिट के एक आएगा। सब कट पिट के P01 P10 बराबर 1 आएगा, यानी कि दैट इज टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब कि फिशर्स मेथड तो ये टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से आप हर फॉर्मूले पर ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। अभी हमारा कोई थ्योरी वाला एग्जाम नहीं हो रहा जो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको बस अब ये याद कर लेना है कि भाई हमने अभी टेस्ट करके देखा कि फिशर मेथड तो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। और कौन करता है? फिशर के अलावा एक मार्शल का मेथड और एक वॉल्स का मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा और कोई भी इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप ये लिस्ट याद कर लीजिए, ये आपकी ज्यादा काम आएगी, बजाय इसके कि मैं हर फॉर्मूले में ये अप्लाई करूं। अगर मान लो यहाँ से कोई थ्योरी वाला सवाल आया तो मैं एग्जाम में ये थोड़ी करता रहूंगा कि फॉर्मूले में पहले P1 करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालूं, फिर उसका रेसिप्रोकल करके बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालूं और टेस्ट को सेटिस्फाई करके देखूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली ये याद करना है, ठीक है ना। मैंने बस एक टेस्ट पर जो कि आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाता है, फिशर्स इंडेक्स नंबर एक आइडियल इंडेक्स नंबर है, तो ये टेस्ट मैंने उस पर अप्लाई करके देखा, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके अलावा भी मार्शल और वॉल्स का मेथड ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई भी मेथड ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है, ये था हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट समझ में आया? टाइम रिवर्सल टेस्ट क्लियर है? क्या होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट? आगे बढ़े, कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई। अभी हमने 2 टेस्ट पढ़े, यूनिट टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सजेस्ट किया है, दिस टेस्ट इज ऑल्सो सजेस्टेड बाय फिशर। फिशर ने ही ये टेस्ट सजेस्ट किया। क्या कहता है ये टेस्ट? अगर आप प्राइस इंडेक्स नंबर को और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दोनों का प्रोडक्ट लो, ठीक है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू
द ट्रू वैल्यू रेशो, वैल्यू किसे बोलते हैं? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रेशो के बराबर ये आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्राइस इंडेक्स नंबर करंट ईयर का और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर करंट ईयर का दोनों का प्रोडक्ट लूं, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक रेशो के बराबर होगा। रेशो क्या होता है? जैसे ए बी का रेशो ए अपॉन बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक रेशो के बराबर होगा। कौन से रेशो के बराबर? ये होगा आपका करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और बेस ईयर के एक्सपेंडिचर के रेशो के बराबर। एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं मालूम है ना? P1 Q1 करंट ईयर का खर्चा, P0 Q0 करंट ईयर का खर्चा, जितनी भी कमोडिटीज हैं सबका टोटल कर लो। तो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और बेस ईयर के एक्सपेंडिचर के रेशो का रेशो निकल कर आना चाहिए। जब भी आप प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का प्रोडक्ट लोगे तो ये रेशो बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है आपके फॉर्मूले से, आपके इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले से, तो आपका इंडेक्स नंबर इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज आपका इंडेक्स नंबर इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम इस टेस्ट को भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं। एग्जांपल, अप्लाई, जैसे अभी हमने फिशर्स मेथड पर क्यों अप्लाई किया? क्योंकि फिशर्स मेथड एक आइडियल इंडेक्स नंबर है। आप किसी और मेथड पर भी अप्लाई करके देख सकते हो। अप्लाई दिस ऑन फिशर्स इंडेक्स नंबर। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि फिशर्स इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है। प्राइस इंडेक्स नंबर आप कैसे निकालते हो फिशर्स मेथड से? स्क्वायर रूट ऑफ लास्पेरी का इंडेक्स नंबर P1 Q0 P0 Q0 इंटू पाशे का P1 Q1 अपॉन P1 Q0 P0 Q1 इंटू 100। ये होता है आपका प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए आपको सिर्फ क्या करना है? नंबर चेंज कर देने, ठीक है ना? जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में आओगे तो जो नंबर्स हैं उसको चेंज कर दो, ठीक है? नंबर्स को चेंज करने का मतलब होता है कि सिग्मा P1 Q0 को P0 Q1 कर, यानी मैंने अब क्वांटिटी को पहले रखा। सिग्मा P0 Q0 का नंबर चेंज करोगे तो P0 Q0 ही रहेगा। सिग्मा P1 Q1 का नंबर चेंज करोगे तो P1 Q1 ही रहेगा। सिग्मा P0 Q1 का नंबर चेंज करोगे तो P1 Q0 हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। यानी प्राइस इंडेक्स नंबर से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना हो तो वो नंबर्स को चेंज कर दो, ठीक है? जैसे आपको याद है लास्पेरी मेथड क्या था? लास्पेरी मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अगर मैं लास्पेरी मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालूं तो कैसे निकालूंगा? नंबर चेंज कर दो, सिग्मा P1 Q0 को P0 Q1 कर दो और P0 Q0 का नंबर चेंज करोगे तो P0 Q0 ही रहेगा। ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, तो ये हो गया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। नंबर को इंटरचेंज कर दो, जो नंबर्स हैं उसको इंटरचेंज कर दोगे तो वो प्राइस इंडेक्स नंबर से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना? यानी अगर आप प्राइस को क्वांटिटी से इंटरचेंज कर दोगे तो वो प्राइस इंडेक्स नंबर से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन जाएगा। प्राइस को क्वांटिटी से इंटरचेंज कर दो। जहां पर पहले प्राइस था ना, क्या था? P1 था और बाद में Q0 था। अब इसको इंटरचेंज कर दो, P1 की जगह लिख दो Q1 और Q0 की जगह लिख दो P0, यानी P0 Q1। तो ये इंटरचेंज कर दोगे प्राइस को क्वांटिटी से तो वो प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन जाएगा। अब
मैं फिशर्स मेथड के प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, उसका प्रोडक्ट लेकर देखता हूँ, क्या मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा? तो P01 इंटू Q01, P01 का फॉर्मूला, जब आप ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो इंटू वो जो 100 है उसको इग्नोर कर दिया करो, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है तो नंबर को इंटरचेंज कर दो, है ना, प्राइस को क्वांटिटी से, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा P0Q1, यहाँ पर इंटरचेंज करोगे तो P0Q0 ही रहेगा, ये हो जाएगा P1Q1 ही, और ये हो जाएगा सिग्मा P1Q0। ऐसा करने से P1Q0 और P1Q0 तो कट जाएंगे, P0Q1 और P0Q1 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा अंडर रूट सिग्मा P1Q1 की पावर 2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और सिग्मा P0Q0 की पावर 2, ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आने पर क्या बचेगा? सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0। सिग्मा P1Q1 क्या है? ये है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर। सिग्मा P0Q0 क्या है? ये है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। और हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आया जब हमने प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई किया? तो हमारा रिजल्ट निकल कर आया करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और बेस ईयर के एक्सपेंडिचर का रेशो, इन दोनों का रेशो हमारा रिजल्ट निकल कर आया। और यही ये टेस्ट कहता भी है कि जब आप प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेंडिचर रेशो के बराबर होना चाहिए, और ये है मेरा एक्सपेंडिचर रेशो करंट ईयर और बेस ईयर का, यानी कि दैट इज टेस्ट इज सेटिस्फाइड। इस तरह के सवाल ना रिटन एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते थे, पर यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना है कि भाई जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है वो क्या होता है और कौन उसे सेटिस्फाई करता है, कौन उसे सेटिस्फाई नहीं करता। फिशर पर तो मैंने ये टेस्ट अप्लाई करके दिखाई दिया कि फिशर्स मेथड तो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसके अलावा और कौन कौन करता है? तो फिशर तो सेटिस्फाई करता ही है। अगर आप इस टेस्ट को किसी और फॉर्मूले पे अप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि इसके अलावा कोई भी मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। किसी भी मेथड से आप ये टेस्ट करके देखो, रिजल्ट ये नहीं आएंगे, रिजल्ट जो है वो एक्सपेंडिचर रेशो के बराबर नहीं आएगा, यानी फिशर को छोड़कर ये टेस्ट और कोई भी मेथड सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो अब एक फिशर मेथड ही ऐसा मेथड बचा जो जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यूनिट टेस्ट को तो भैया सारे ही वेटेड इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन फिशर एक ऐसा लौता टेस्ट है, ऐसा एक लौता इंडेक्स नंबर है जो तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। क्या आपको ये तीनों टेस्ट समझ में आए? क्या आपको ये पता चला कि फिशर इंडेक्स नंबर आइडियल क्यों है? बोलो। यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये तीन टेस्ट हमने पढ़े। इंपॉर्टेंट भी ये तीन ही होते हैं, इंपॉर्टेंट भी ये तीन ही है। सर्कुलर टेस्ट से भी एग्जाम में सवाल आ सकता है, पर सर्कुलर टेस्ट को इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, कोई भी मेथड सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। पता है, ये सारे मेथड वेटेड इंडेक्स नंबर वाले मेथड है, यानी कि सर्कुलर टेस्ट को वेटेड इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करता ही नहीं है। सर्कुलर टेस्ट को
कोई भी मेथड सेटिस्फाई नहीं करता। दैट इज वेटेड इंडेक्स नंबर्स, वेटेड इंडेक्स फॉर्मूला does not satisfy this test। वेटेड इंडेक्स नंबर का कोई भी फॉर्मूला इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। इंडेक्स नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सेटिस्फाई दिस टेस्ट। केवल सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ही इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर पाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है वेयर नो वेट्स आर कंसीडर्ड। जहां पर वेट्स को कंसीडर्ड नहीं करते या इक्वल या फिक्स्ड वेट्स आर कंसीडर्ड। यानी आप हर क्वांटिटी का इक्वल वेट लो, हर एक क्वांटिटी को 10 वेट दे दो, हर एक कमोडिटी को, या 5 वेट दे दो। इक्वल वेट दोगे तो भी अनवेटेड रिजल्ट्स ही आएंगे। तो सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, जहां पर वेट्स को कंसीडर नहीं करते हैं या इक्वल या फिक्स्ड वेट्स को कंसीडर करते हैं। फिक्स्ड वेट्स को कंसीडर करोगे तो अनवेटेड वाले ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, केवल इस तरह के सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में ही, सिंपल इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर में ही ये सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हो सकता है। किसी वेटेड इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले में ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये टेस्ट होता क्या है, ये टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या था, ये 0 है, ये 1 है, बेस ईयर से करंट ईयर का, करंट ईयर से बेस ईयर का, टाइम को इंटरचेंज करो तो आप पाएंगे कि दोनों इंडेक्स नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट था। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। कैसे, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, 0 1 2। पहले आप बेस ईयर के आधार पर करंट, ये हो गया मेरा एक बेस ईयर, ये करंट ईयर और ये एक और दूसरा साल। बेस ईयर से करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालो यानी P01। करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर, सेकेंड ईयर का इंडेक्स नंबर निकालो यानी P12। और फिर सेकेंड ईयर से बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालो, सर्कल कर दो, सर्कल घुमा दो, समय को घुमा दो। पहले बेस ईयर से पहले साल का, पहले साल से दूसरे साल का, दूसरे साल से फिर से बेस ईयर का इंडेक्स नंबर यानी कि P20। ठीक है ना, पहले मैंने बेस ईयर से करंट ईयर का निकाला, फिर मैंने पहले साल से दूसरे साल का निकाला, फिर मैंने दूसरे साल से बेस ईयर का निकाला। ठीक है ना, ये मैंने किया। ठीक है, जब आप इस तरह का सर्कल घुमाओगे, समय को इस सर्कल में जब आप घुमाओगे तो यहां से जो 3 इंडेक्स नंबर्स आपको मिलेंगे, एक करंट ईयर का, एक सेकेंड ईयर का ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर और एक बेस ईयर का ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड ईयर। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये टेस्ट सेटिस्फाइड, अगर ऐसा नहीं होता तो ये टेस्ट नॉट सेटिस्फाइड। और इस टेस्ट को कोई भी वेटेड इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई नहीं करता है, केवल अनवेटेड इंडेक्स नंबर इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि सर्कुलर टेस्ट क्या होता है। क्या आपको समझ में आए ये चारों टेस्ट? अगर ये चारों टेस्ट क्लियर है तो हैंड रेज करो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज भी करना होगा। यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद ये चैप्टर टाटा बाय बाय।
डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर क्या होता है? डिफ्लेटिंग जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सुना है ना, अगर कोई वैल्यू इन्फ्लेटेड है मतलब उसमें इन्फ्लेशन का प्रभाव उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू इन्फ्लेटेड है तो उसमें इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटाना, मतलब उसमें उस वैल्यू को रिड्यूस करना, वापस उसकी ओरिजिनल वैल्यू तक लेकर जाना जहां से वो इन्फ्लेट हुई है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे कैलकुलेटर का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2020 में 100 रुपए था तो 2025 में 180 रुपए हो गया है। क्या मैं कह सकता हूँ कि 180 रुपया इन्फ्लेटेड वैल्यू है? ये एक इन्फ्लेटेड वैल्यू है, तो इसमें से इस वैल्यू को घटाना, इस वैल्यू को रिड्यूस करना, ठीक है ना, यानी कि इसको एडजस्ट करो, एडजस्ट टू गेट द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? इन्फ्लेशन से पहले वाली। तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो इसमें से 80 कम करने पड़ेंगे। इस इन्फ्लेटेड वैल्यू को एडजस्ट करके उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर लाना, ये इसको डिफ्लेटिंग करना कहलाता है। डिफ्लेटिंग का मतलब होता है जो इन्फ्लेटेड वैल्यू है उसको एडजस्ट करना, उसको वापस से उसके ओरिजिनल रूप में लेकर आना, ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना, ठीक है। तो डिफ्लेटिंग का मतलब होता है, डिफ्लेटिंग मींस एडजस्टिंग और रिड्यूसिंग अ वैल्यू विच इज इन्फ्लेटेड। जो इन्फ्लेटेड हो गई है उसको कम करना, इसी को डिफ्लेटिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में इन्फ्लेटेड वैल्यू को डिफ्लेट किया जाता है, उसको कम किया जाता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है आपको यही समझना है। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि भाई किसी भी मनी की परचेजिंग पावर कैसे निकलती है। तो 1 प्राइस इंडेक्स करने से किसी भी मनी की आज की डेट में परचेजिंग पावर निकल आएगी, अगर आप उस मनी को 1 प्राइस इंडेक्स करोगे तो, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स होता है। तो ये क्या है? वन प्राइस इंडेक्स क्या है? प्राइस इंडेक्स का रेसिप्रोकल। मैं किसी भी चीज को 1 जैसे मैं ए का रेसिप्रोकल निकालूं तो 1 मैं प्राइस इंडेक्स का रेसिप्रोकल निकालूं तो 1 प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स के रेसिप्रोकल को ही मनी की परचेजिंग पावर कहते हैं, ये याद रखना। तो अगर आज मैं 1000 रुपया कमा रहा हूं तो उस 1000 रुपए की परचेजिंग पावर अगर मुझे जाननी है तो उस 1000 रुपए को 1 प्राइस इंडेक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, if price is increased by 100%, then price index will be 200। भाई अगर मेरा प्राइस 100% बढ़ गया तो मेरा प्राइस इंडेक्स 200 ही तो होगा ना, नहीं होगा। अगर किसी चीज का प्राइस पहले 80 रुपए था, अब वो प्राइस 100% बढ़ गया। 100% बढ़ने का मतलब होता है कि 80 से वो 160 हो गया है। 100% बढ़ गया ना, पहले 80 था, अब 80 और बढ़ गया, 100% बढ़ गया। तो जो मेरा प्राइस इंडेक्स होगा, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर जो भी आप इसे कहो, कैसे निकलेगा? P1/P0 into 100 यानी 160/80 into 100 यानी 200। उम्मीद है ये लाइन आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई भी चीज 100% बढ़ गई है तो उसका इंडेक्स नंबर 200 हो गया होगा। चलिए आपसे पूछता हूं, अगर मेरा प्राइस 80% बढ़ गया है तो बताओ मेरा इंडेक्स नंबर कितना हो गया होगा करंट ईयर? अगर मेरा प्राइस करंट ईयर में 80% बढ़ गया है तो मेरा इंडेक्स नंबर कितना हो गया होगा? बोलो। अगर प्राइस 80% बढ़ गया तो इंडेक्स नंबर कितना हो गया होगा? बहुत मुश्किल पूछ लिया क्या सवाल? अगर बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइस 80% बढ़ चुका है
चेंज 80% का आया है, तो इंडेक्स नंबर कितना हो गया होगा? इंडेक्स नंबर 80% हो गया होगा। अभी आप देखो यहाँ पे प्राइस कितने परसेंट चेंज हुई थी? यहाँ प्राइस 100% इंक्रीज हुई है। प्राइस 100% इंक्रीज हो गई ना, तो आपका इंडेक्स नंबर कितना आया? 200%। बेस परसेंट तो हमेशा 100 होता है ना। अरे बेस परसेंटेज हमेशा 100 होता है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 नहीं होता। इंडेक्स नंबर को अगर मैं 100 लिखूं तो वो 100% होता है, बस इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करते। तो अगर मेरा बेस परसेंटेज 100 है और अब मेरी कीमत 80% बढ़ गई है, तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 180 हो गया होगा। अगर मेरा प्राइस 60% बढ़ गया है तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 160 हो गया होगा। अगर मेरा प्राइस 20% घट गया है तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 80 हो गया होगा। बेस 100 होता है ना, उससे बढ़ाना या घटाना होता है आपको। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ यार। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आपने मेरे को थोड़ा दुखी किया अभी। ये तो बड़ा आसान सा मैंने सवाल पूछा था। एक सवाल है, मान लो ये एयर है, 1 2 3 4, और ये है, ये ऐसे लिखता हूं इसको, ये आइटम्स है ए बी सी डी, ये उनके वेट है। वेट मतलब इंपॉर्टेंस। इसका वेट है 10, इसका वेट है 8, इसका वेट है 5, इसका वेट है 9, मान लिया, कुछ भी रैंडम लिख दिया। अच्छा, जो प्राइस चेंज है, प्राइस चेंज परसेंटेज में है, ये ए का जो प्राइस चेंज हुआ है, प्राइस चेंज इन करंट ईयर, वो हुआ है -10%। इसका प्राइस चेंज हुआ है +20%। इसका प्राइस चेंज हुआ है +50%। इसका प्राइस चेंज हुआ है -20%। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, कैसे निकालोगे? सवाल ऐसा आ गया, सवाल ऐसा आ गया तो हम इसे कैसे करें? पहले तो वेट गिवन है तो लगेगा तो वेटेड वाला मेथड ही। अब वेटेड वाला मेथड मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव मेथड, बताओ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के केस में किस मेथड के नाम से जानते हैं? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में क्या बोलते हैं? टाइप करो, कल पढ़ाया था। वेटेड इंडेक्स नंबर को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के केस में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी वेटेड इंडेक्स नंबर ही होता है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? FBV, ये क्या होता है? वेटेड इंडेक्स, ये जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को, वेटेड एग्रीगेट कुछ भी, इसीलिए सिर्फ मेरा पढ़ाना जरूरी नहीं है, आपका भी पढ़ना बहुत जरूरी है ना। मतलब कि दोनों का एफर्ट मैच करना चाहिए ना। अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ कुछ सिखाने के लिए, तो आपको भी एफर्ट करना होगा उस चीज को सीखने और रिटेन करने के लिए। मुझे तो लगता है मैं रोज बोलता हूँ रिवीजन करो, और मुझे लगता है आप इस बात को रोज इग्नोर करते हो। और अजय ने बताया अभी, अब याद था या देख के बताया, जो भी हो, पर चलो इसी बहाने देखा तो होगा, अगर देखकर भी बताया तो, क्योंकि नजर तो पड़नी चाहिए ना। जो पढ़ाया उस पर नजर ही नहीं जा रही आपकी, तो याद कैसे रहेंगी वो चीजें? इसी को हम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। और वेटेड इंडेक्स नंबर में एक फॉर्मूला होता है
वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बताओ ये क्या बोलते हैं आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पर इसे बोलते हैं फैमिली बजट मेथड। इस वाले को बोलते हैं फैमिली बजट मेथड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के केस में। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की अजम्पशंस किस किस को याद है? जो आंख बंद करे और उसको वो अजम्पशंस याद आ जाए, हैंड रेज करना। किसको याद है अजम्पशंस? जो अभी आंख बंद करे और उसको अजम्पशन एकदम याद आ जाए कि हाँ यार कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की कुछ अजम्पशंस होती है। अगर आपको याद नहीं आ रहा, आंख बंद करके आपको ब्लैंक हो जा रहे हो, एकदम दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो भैया रिवीजन करो, पढ़ो, वरना आप कैसे ये एग्जाम क्रैक करोगे? आप क्या सोच के तैयारी कर रहे हो कि आपको पढ़ना ना पड़े, केवल मैं परोसता रहूं आपको? सिर्फ मैं परोसता रहूंगा तो आपको कोई फायदा थोड़ी होगा उससे। इक्वली एफर्ट करने पड़ेंगे ना भाई। इधर से मेरा एफर्ट अगर हो रहा है तो उधर से आपका भी एफर्ट होना चाहिए। आपका तो मेरे से 2 गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है ना। तो मैं अगर आपको यहाँ पर 1.5-2 घंटा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको तो घर में 4 घंटा पढ़ना चाहिए, 5 घंटा पढ़ना चाहिए। मेरे से डबल एफर्ट्स आपको देने चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या सोच के पढ़ रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपने क्या सोचा है कि कैसे आप एग्जाम पास करोगे? खुद सोचो। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इंटू 100। अगर W गिवन ना हो, तो मैंने बताया था W गिवन ना हो, बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन हो, तो फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है P1Q0 डिवाइडेड बाय P0Q0 इंटू 100। यहाँ पर फॉर्मूला होता है सिग्मा WPR डिवाइडेड बाय सिग्मा W। अगर W गिवन ना हो तो P0Q0 को भी W माना जा सकता है। ठीक है, फिलहाल मेरे को ये बताओ, इस सवाल में प्राइस तो गिवन ही नहीं है बेस ईयर और करंट ईयर का, तो ये वाला फॉर्मूला तो किसी भी सूरत में अप्लाई नहीं हो सकता। हो सकता है क्या भाई? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड अप्लाई करने के लिए आपको बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी ये चाहिए। ये तो गिवन ही नहीं है, तो ये वाला मेथड तो अप्लाई हो नहीं सकता, यही अप्लाई होगा। अब लेकिन इसमें मुझे वेट तो दिखाई दे रहा है, प्राइस रिलेटिव कहाँ है? अरे यही तो है प्राइस रिलेटिव। प्राइस चेंज को ही तो मेजर करता है। इंडेक्स नंबर क्या है? प्राइस चेंज को ही तो मेजर करने का एक टूल है इंडेक्स नंबर। अगर मेरा कमोडिटी ए में -10% का चेंज हुआ है, तो बताओ प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर इस कमोडिटी ए का कितना हो गया होगा? 90 हो गया होगा, यस और नो? अगर बी कमोडिटी का प्राइस चेंज बेस ईयर के कंपैरिजन में 20% बढ़ गया है, तो इसका इंडेक्स नंबर अब 120 हो गया होगा, इसका 150 हो गया होगा, इसका 80 हो गया होगा, यस और नो? ये मैं भी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था। एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप सही जवाब देते। अब मैं यहाँ पे WPR करूंगा 900। मैंने तो ऐसी रेंडमली कुछ भी लिख दिया है। ये 8, मतलब एग्जाम में जब इस तरह के सवाल आएंगे तो फिगर्स मेरा मानना है आसान होगी कि एक बच्चा उसको आसानी से कैलकुलेट कर सके, कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग ना हो। 80 इंटू 9 720। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, और ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर निकाल लो। क्या आपको समझ में आया कि सवाल ऐसे भी परोसे जा सकते हैं जहां पर मेरा दिमाग ही ना चले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? लेकिन सवाल एकदम साधारण है, बस मेरे को उस चीज को समझना है कि ये थोड़ा घुमा कर पूछ रहा है मेरे से। इस चीज को समझना था बस केवल, और फॉर्मूला आपको याद है तो खेल ही खत्म हो गया, कहानी खत्म। फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी है भाई। अब ये तो आप ही कर सकते हैं ना, ये मैं कैसे करूंगा? अच्छा, इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है? सिर्फ ये बताता है कि प्राइस कितनी बढ़ी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या ये बताता है प्राइस कितनी घटी है, या दोनों ही बताता है? हमें इंडेक्स नंबर क्या बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस कितना बढ़ा, इन्फ्लेट हुआ, या कितना घटा, डिफ्लेट हुआ? क्या बताता है? दोनों ही बताता है। जैसे यहाँ पर आप देखो तो कमोडिटी ए में 10% का डिफ्लेशन हुआ है और कमोडिटी बी में 20% का इन्फ्लेशन हुआ है। दोनों ही चीजों को प्राइस चेंज तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना।
तो ये सब ना आसान हो जाते हैं। बताओ, इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सबसे बढ़िया एवरेज कौन सा है इन सब में से? इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सबसे बढ़िया एवरेज कौन सा है? जियोमेट्रिक मीन, याद करो, फिशर्स इंडेक्स नंबर, वो भी इसी पर आधारित है। ठीक है ना? वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर यार। ये इस लाइन के वजह से इतना लंबा खींच गया, जरूरत नहीं थी ये सब बताने की। तो कुल मिलाकर अगर आप मनी की परचेजिंग पावर जानना चाहते हो तो प्राइस इंडेक्स के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दो। मनी की परचेजिंग पावर प्राइस इंडेक्स के रेसिप्रोकल से निकलती है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल से आप इस बात को समझो कि अगर आपका प्राइस 100% बढ़ गया है तो इंडेक्स नंबर 200 हो गया होगा। अब ये बात आप समझ रहे होंगे। 200 मतलब 200%। इंडेक्स नंबर परसेंटेज में होता है, बस उसे लिखते नहीं है परसेंटेज में। 200% का मतलब 2 टाइम्स ही तो हुआ ना। यानी कि अगर आपकी किसी चीज की कीमत 100% बढ़ गई है, यानी पहले के मुकाबले उसकी कीमत दुगनी हो गई है। अगर पहले के मुकाबले उसकी कीमत दुगनी हो गई है तो आज की डेट में परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितनी होगी? परचेजिंग पावर पर रूपी। परचेजिंग पावर पर रूपी, क्योंकि रुपए की परचेजिंग पावर निकलती है 1 प्राइस इंडेक्स करके, प्राइस इंडेक्स का रेसिप्रोकल करके। 1 प्राइस इंडेक्स कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 0.5। यानी कि अगर 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 जो प्राइस इंडेक्स है वो 2 गुना हो गया है, कीमतें अगर 2 गुना बढ़ गई हैं तो परचेजिंग पावर आपकी आधी हो गई होगी। कॉमन सेंस। अरे भाई, अगर किसी चीज की कीमत दुगनी हो गई है तो परचेजिंग पावर मेरी आधी नहीं हो जाएगी? जैसे मान लो, अगर कोई एक प्रोडक्ट आप पहले 100 रुपए में खरीदते थे, कोई कोई एक यूनिट आप पहले 100 रुपए देकर खरीदते थे। अब वही एक यूनिट खरीदने के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो 2 गुना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है, 200 हो गया है ना? प्राइस इंडेक्स आपका 2 गुना हो गया है। और इसका ठीक उल्टा, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो आधी हो गई है। यानी जो 100 रुपए में पहले एक यूनिट खरीद पाते थे आप, अब आप केवल 200 रुपए में एक यूनिट खरीद पाओगे। तो हो गई ना तुम्हारी परचेजिंग पावर एकदम आधी। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो भी प्राइस इंडेक्स, जिस प्रपोर्शन में प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में तुम्हारी परचेजिंग पावर गिर जाएगी। परचेजिंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स, ये हमने अभी कहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी एग्जांपल में बताइए कि परचेजिंग पावर ऑफ ₹500 कितना होगा? है ना? इसी ऊपर वाले एग्जांपल के आधार पर अगर मैं बोलूं तो 500 रुपए का परचेजिंग पावर क्या होगा? परचेजिंग पावर निकलता है 1 प्राइस इंडेक्स करके। 1 प्राइस इंडेक्स करोगे तो ₹1 का परचेजिंग पावर आ जाएगा। ₹1, क्योंकि प्राइस इंडेक्स 2 गुना हो गया है तो ₹1 का परचेजिंग पावर आधा हो गया। यानी आज की डेट में ₹1 50 पैसे के बराबर है। जो चीज पहले आपको ₹1 में मिलती थी, जो चीज पहले आप 50 पैसे में खरीद पाते थे वो आप ₹1 में खरीद रहे हो। यानी कि परचेजिंग पावर सीधे आधी हो गई है। अगर ₹1 की परचेजिंग पावर 50 पैसे हो गई है तो बताओ 500 रुपए की परचेजिंग पावर कितनी हो जाएगी? 500 रुपए की परचेजिंग पावर ₹250 के बराबर हो जाएगी। यानी कि जितना आप पहले ₹250 में खरीद पाते थे उतना अब आपको 500 रुपए देकर खरीदना पड़ता है। यानी 500 की परचेजिंग पावर 250 के बराबर हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस इंडेक्स डबल हो गया है। अच्छा, तो क्या आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे 500 रुपए की वैल्यू क्या 500 रुपए है?
क्या आज की डेट में मेरे 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए है? नहीं, आज की डेट में मेरा 500 रुपया जो है उसकी रियल वैल्यू 250 रुपए के बराबर है। ये है उसकी रियल वैल्यू। कैसे निकाली मैंने ये रियल वैल्यू? 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू जो भी आपके पास मनी या वेजेस है, उसकी रियल वैल्यू निकालनी है, उसको 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स करो, उसकी रियल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा एग्जांपल पूछता हूं। मान लो कि किसी कमोडिटी का प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 80% बढ़ गया है, यानी कि आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो 180% हो गया है। याद रखना, इंडेक्स परसेंटेज में होता है और उसे परसेंटेज में लिखते नहीं है, परसेंटेज ही है वो, पर एक्सप्रेस नहीं करते परसेंटेज में। अगर मेरा प्राइस इंडेक्स 180 लिख रहा हूं, यानी कि जो कीमत है कमोडिटी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 80% बढ़ गई है। अगर प्राइस इंडेक्स मेरा 180 हो गया है, यानी कितना हो गया 180 मतलब दैट इज 180 का मतलब होता है 180%, यानी 1.8 टाइम्स। अगर मेरा प्राइस इंडेक्स 1.8 टाइम्स हो गया है, मेरी कीमतें 1.8 गुना बढ़ गई हैं, तो बताओ मेरी परचेजिंग पावर कितनी होगी? मेरी परचेजिंग पावर कितनी होगी पर रुपी? 1 रुपए की परचेजिंग पावर, तो 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स यानी 1 अपॉन 1.8। और अगर मुझे परचेजिंग पावर 1 रुपए की ना निकालनी हो, मुझे परचेजिंग पावर 36,000 रुपए की निकालनी हो, माना कि आज की डेट में मेरी सैलरी 36,000 रुपए है, तो मैं 36,000 की परचेजिंग पावर निकालना चाहता हूँ। तो भाई जो 36,000 आपकी कमाई है ना, वो 36,000 के बराबर नहीं है, क्योंकि आप 36,000 में 36,000 डिवाइडेड बाय 1.8 करोगे तो आज की डेट में इसकी वैल्यू 20,000 के बराबर है। कहने का ये मतलब है कि बेस ईयर में जो चीज आप 20,000 में खरीद सकते थे, अब करंट ईयर में वही चीज खरीदने के लिए आपको 36,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो 36,000 की जो रियल वैल्यू है वो 20,000 के बराबर है। क्या आपको समझ में आया रियल वैल्यू कैसे निकलती है? रियल वैल्यू कैसे निकलती है? उसको 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स कर दो, सिंपल है। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि ये डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर निकालने के काम आती है। देखिए, ये स्टेप्स वगैरह सब बाद में, ये तो स्टेप्स रटने के लिए होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो स्टेप्स तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। देखो, ये है मेरे पास 4 साल के डेटा, 2021, 22, 23, 24। हर साल का प्राइस इंडेक्स गिवन है, प्राइस इंडेक्स है, याद रखना। प्राइस इंडेक्स मतलब प्राइस रिलेटिव, यानी इंडेक्स नंबर गिवन है मेरे को। कहीं आप इसको प्राइस मत समझ लेना, ये प्राइस इंडेक्स है। और ये वेजेस है, ये मेरी मजदूरी है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मुझे इस एग्जाम्पल में रियल वेज निकाल कर बताओ, मुझे इस एग्जाम्पल में रियल वेज निकाल कर बताओ, बताओ कि मेरी रियल वेज कितनी है? क्या मेरी 180 रुपए की वैल्यू 180 रुपए है प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग? ठीक है, देखो प्राइस इंडेक्स मेरा क्या है? 100। 100 का मतलब क्या होता है? 1 टाइम्स। 100 का मतलब क्या हुआ? 1 टाइम्स, यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू 180 करूंगा। तो हाँ भाई, 2021 में 180 की जो वैल्यू है वो 180 ही है। अच्छा, 2022 का इंडेक्स नंबर 170 दिखा रहा है, इसका मतलब 2022 में 70% बढ़ गई है एज कंपेयर्ड टू बेस ईयर। 2022 में 70% का इन्फ्लेशन हुआ है। बताओ 2000 प्राइस में प्राइस इंडेक्स कितने गुना बढ़ गया है? 1.7 टाइम्स। 1.7 टाइम्स, इसे बोलूंगा 1 टाइम, है ना। इसे बोलूंगा 1.7 टाइम्स, इसे बोलूंगा 3 टाइम्स, इसे बोलूंगा 3.2 टाइम्स। ये मेरा इंडेक्स नंबर है। अगर मुझे रियल वैल्यू निकालनी है किसी भी
अमाउंट की रियल वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होता है, 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स करना होता है। तो 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स कर दूंगा, 1 अपॉन 1.7 कर दूंगा, तो ये 1 रुपए की रियल वैल्यू है। अगर मुझे 220 रुपए की रियल वैल्यू चाहिए हो तो 220 डिवाइडेड बाय 1.7, बताओ मेरा रियल वेज कितना आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख देता हूँ 129 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अच्छा, मेरा 21 में 100 है प्राइस इंडेक्स, आपको याद है ना। अगर 21 का प्राइस इंडेक्स 100 है तो 21 यानी मेरा क्या रहा होगा, बेस ईयर रहा होगा। एक तरह से देखा जाए ये बेस ईयर इसको हम मान सकते हैं। जिस साल का इंडेक्स नंबर 100 है माना वो मेरा बेस ईयर है। अगर सवाल में ना बताया गया हो तो मैं 2021 को बेस ईयर मानूंगा। है, अभी मैं रियल वेज निकालना चाहता हूँ 2023 का। तो पहले 1 रुपए की रियल वैल्यू जाननी है तो उसको 1.3 करोगे। 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स मतलब परचेजिंग पावर ऑफ ₹1। अगर मुझे 340 रुपए की परचेजिंग पावर या रियल वैल्यू जाननी है तो 340 डिवाइडेड बाय 3 113 आ जाएगा। 113 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे 320 की रियल वैल्यू जाननी है तो पहले मैं 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स करूंगा और मल्टीप्लाइड बाय जब 360 करूंगा तो 360 की रियल वैल्यू आ जाएगी 3.2 यानी 112.5। पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको रियल वेज कैसे निकालते हैं समझ में आया? रियल वेज कैसे निकालते हैं, क्या ये समझ में आया? क्या मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो आप घबरा तो नहीं जाओगे कि रियल वेज निकलता है 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू वेज? क्या दिक्कत है इस फॉर्मूले में? अगर किसी भी वेज की रियल वैल्यू जाननी है तो 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू वेज कर दो, या वेज या कोई भी इनकम या कोई भी अमाउंट की अगर रियल वैल्यू जाननी है तो उसको 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपल ऐसे कर दो, वेज 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वेज अपॉन प्राइस इंडेक्स, यानी वेज या इनकम जो भी जिसकी भी रियल वैल्यू आप नहीं जानना चाहते हो उसको प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दो तो रियल वेज आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने रियल वेज निकाला। तो क्या ये रट्टा मारने वाली चीज है? बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि रियल वेज कैसे निकलती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप रियल वेज निकालोगे तो आप ना एक टेंडेंसी ऑब्जर्व कर रहे हो। देखो, शुरुआत में 2021 में मेरी रियल वेज कितनी थी, 180 थी। फिर धीरे 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 ये कम होती जा रही है। जब भी आप जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और रुपए की वैल्यू निकालोगे तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा उस रुपए की वैल्यू गिरती रहेगी, कम होती रहेगी, डिफ्लेट होती रहेगी। बताओ, आज 2021 में 1 रुपया बराबर 1 रुपया, 2022 में 1 रुपया जो होगा वो 1 रुपए के बराबर नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। जैसे माना 1 रुपया 80 पैसे के बराबर है, क्योंकि एक साल बीत गया है, इन्फ्लेशन हुआ है तो रुपए की वैल्यू गिरी है। 2023 में क्या होगा? क्या वहां पे 1 रुपया 1 रुपए के बराबर होगा? नहीं, वहां 1 रुपया और कम हो गया होगा, माना कि 70 पैसे के बराबर हो गया होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा रुपए की वैल्यू गिरती रहेगी ना, इन्फ्लेशन की वजह से। और जब आप उस इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटाओगे तो आप क्या पाओगे कि देखो, मेरा 1 रुपया शुरुआत में 1 रुपए के बराबर था, फिर वो कम होके 80 पैसा हो गया, फिर वो कम होके 70 पैसा हो गया। इसी तरह से आगे जाओगे तो 50 पैसा हो जाएगा। धीरे 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 ये वैल्यू कम ही होती रहेगी। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को डिफ्लेशन कहते हैं। आप देख रहे हो ना, आपकी जो रियल वेज है वो डिफ्लेट हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कम हो रही है, नहीं हो रही है भाई। मेरी रियल वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम 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 होती जा रही है। ये डिफ्लेशन ही तो है ना। और जब मैं इस रियल वेज का इंडेक्स नंबर निकालूंगा, जब मैं इस रियल वेज का इंडेक्स नंबर निकालूंगा, इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेज, क्योंकि रियल वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटती जा रही है, मेरी रियल इनकम कम होती जा रही है, इसीलिए इस रियल वेज के इंडेक्स नंबर को मैं एक नाम दूंगा और वो नाम होगा डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर।
आप समझ गए इसको डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्राइस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होता जा रहा है, डिफ्लेट होता जा रहा है। तो ये जो रियल वेज निकाली आपने साल दर साल वो कम होती जा रही है ना, डिफ्लेट होती जा रही है। तो जब आप इस रियल वेज का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो उसी को डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्या था मेरा कॉन्सेप्ट? मेरा कॉन्सेप्ट था डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। क्या आप समझ पा रहे हैं डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर क्या होता है? अब मैं ये डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर निकालूंगा। कैसे निकालूं? अरे डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर निकालने का वही तरीका है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब P1 अपॉन P0 में P0 क्या लूं? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि 2021 का इंडेक्स नंबर 100 है, तो मैं पहले साल को P0 ले लेता हूं। अगर सवाल में कुछ और लिखा हो कि भाई 2022 को बेस ईयर लो, 2023 को बेस ईयर लो, तो जो वो कह रहा है वो करो। कुछ नहीं लिखा है तो जिस साल का इंडेक्स नंबर 100 होगा पहले साल का, उस पहले साल को आप बेस ले लो और बाकी हर साल जैसे इस साल का इंडेक्स नंबर निकालोगे तो ये P1, इस साल का इंडेक्स नंबर निकालोगे तो ये P1, इस साल का इंडेक्स नंबर निकालोगे तो ये P1। डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर वैसे ही निकलेगा जैसे नॉर्मल इंडेक्स नंबर निकलता है। अब जिसको बेस लिया है उस साल का डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर तो 100 ही होगा। अगले साल का इंडेक्स नंबर निकालोगे तो 129 P1 अपॉन 180 P0 कितना हो जाएगा? 129 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 71.67। इसी तरह से अगले साल का निकालोगे तो 113 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 जो भी आ जाए। इसी तरह से 112.5 P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 जो भी आ जाए। और ये सब है आपके डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। तो बताओ डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर निकालने के क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है रियल वेज निकालो और दूसरा स्टेप है उस रियल वेज का इंडेक्स नंबर निकालो। पहला स्टेप है रियल वेज निकालो, दूसरा स्टेप है रियल वेज का इंडेक्स नंबर निकालो। तो पहला स्टेप है रियल वेज निकालो और दूसरा स्टेप है रियल वेज का इंडेक्स नंबर जिसको डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि रियल वेज आप हमेशा पाएंगे कि कम ही होती रहेगी समय के साथ साथ, डिफ्लेट ही होती रहेगी। रुपए की वैल्यू गिरती ही रहेगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा। तो जब आप रियल वैल्यू के आधार पर इंडेक्स नंबर निकालोगे तो वो इंडेक्स नंबर आपको साल दर साल कम होते दिखाई देंगे। इसीलिए हम इसको डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है? और ये कैसे निकलता है डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर? वही P1 अपॉन P0 करके, यानी रियल वेज ऑफ करंट ईयर यानी P1 डिवाइडेड बाय रियल वेज ऑफ बेस ईयर यानी कि P0 इंटू 100। जब सवाल में कुछ भी ना लिखा हो कि बेस किसे लेना है तो फर्स्ट ईयर को बेस ले लेना चाहिए। ठीक है? जब सवाल में कुछ भी ना लिखा हो कि किसे बेस लेना है तो फर्स्ट ईयर को बेस ले लेना चाहिए, और लिखा हो तो जो लिखा है वो करो। क्या आपको समझ में आया रियल वेज कैसे निकाला और रियल वेज इंडेक्स नंबर या डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर मैंने कैसे निकाला? क्या रियल वेज और रियल वेज इंडेक्स नंबर ये दोनों समझ में आई कैलकुलेशन? अगर आई तो इसी को डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। बोलो। एक सवाल है, 2021 में प्राइस इंडेक्स 100 था और 2022 में प्राइस इंडेक्स 120 हो गया, यानी कि कीमतें 20% बढ़ गई हैं। 2021 में मेरी इनकम 500 रुपए थी, 2022 में मेरी इनकम 1000 रुपए है। ठीक है? पूछ रहा है कैलकुलेट करो रियल इनकम और डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर 2022 का रियल इनकम और डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आपको पता है ना रियल इनकम कैसे निकलती है? रियल इनकम मतलब इनकम की जो ट्रू वैल्यू है वो 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स करके निकलती है। ठीक है ना? अगर आप 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स करोगे तो 1 रुपए की परचेजिंग पावर या रियल इनकम आ जाएगी। और अगर आपको
₹1000 की रियल इनकम जाननी है क्योंकि मैं 2022 का रियल इनकम निकाल रहा हूं। तो क्या है मेरा प्राइस इंडेक्स? 1.2 टाइम्स इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1.22 करोगे तो 833 आ जाएगा। यानी कि 2022 में ₹1000 की इनकम रियल वैल्यू 833 रुपए के बराबर है। मोटा मोटी ऐसे समझो कि 2021 में जो चीज आपको 833 में मिलती थी, आज की डेट में वही चीज आपको ₹1000 की मिल रही है। यह है ₹1000 की रियल वैल्यू। अब इस रियल वैल्यू के आधार पर, इस रियल इनकम के आधार पर जब मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करूंगा तो उसी को डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर मतलब इस रियल इनकम का इंडेक्स नंबर। कैसे निकालूं? P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब मैं P1 किसे लूं? तो भाई जो 2021 का इंडेक्स नंबर है, जो रियल इनकम है, रियल इनकम ऑफ करंट ईयर, और P0 किसे लूं? रियल इनकम ऑफ बेस ईयर। करंट ईयर का रियल इनकम 833 है और बेस ईयर का रियल इनकम क्या होगा बताओ? बेस ईयर में मेरा इंडेक्स नंबर 100% है, तो बताओ मेरे 500 की रियल इनकम क्या होगी? यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूं रियल इनकम, तो भाई 100 इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? 1 टाइम। 1/1 इंटू 500 करूंगा तो 500 की रियल इनकम 500 ही होगी। 1/1.2 इंटू 1000 करूंगा तो सेकेंड ईयर में यानी 2022 में ₹1000 की रियल वैल्यू 833 होगी। इसको P0 मान लो, इसे P1 मान लो और निकाल दो डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। मेरा डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर आ रहा है जो भी आ जाए। इस तरह का सवाल एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। कितना आ जाएगा? 167 अप्रोक्सीमेट।